डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने भोजन क्या होता है एवं उसके कार्यों के बारे में पढ़ा था। आज हम पोषक तत्व एवं पोषण के बारे में पढ़ेंगे। पोषक तत्व जिन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं एवं पोषण जिसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। इसी वीडियो में हम पोषण के स्तर, सुपोषण एवं कुपोषण के बारे में भी जानेंगे। तो आइए देखते हैं। बच्चों, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि भोजन क्या है। एक बार जल्दी से आपको बता देती हूँ। भोजन में वो सभी खाने योग्य ठोस, अर्धतरल अथवा तरल पदार्थ सम्मिलित होते हैं जो हमारे शरीर को पोषण प्रदान करते हैं। तो कोई भी ऐसा पदार्थ जो कि या तो ठोस हो या अर्धतरल हो या तरल हो और जिसे हम खाते हैं, जिसे हम पचा सकते हैं और जो हमारे शरीर का पोषण करता है, उसे हम भोजन कहते हैं। तो बच्चों, ये पोषण क्या है, इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि पोषक तत्व क्या होते हैं। मतलब हमारे भोजन में ऐसी क्या चीज़ पाई जाती है जिसकी वजह से भोजन हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से भोजन हमारे शरीर का पोषण करता है, हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास करता है। तो हमारे भोजन में पोषक तत्व पाए जाते हैं जिन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं और इन्हीं न्यूट्रिएंट्स के कारण भोजन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारे भोजन में कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक तत्व होते हैं जिन्हें पोषक तत्व कहते हैं। रासायनिक तत्व होते हैं जिन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। ये पोषक तत्व ही हमारे शरीर को पोषित करते हैं। यदि पोषक तत्व भोजन में उचित मात्रा में नहीं होंगे तो शरीर में अनेकों बीमारियां लग सकती हैं और हमारा शरीर अस्वस्थता का शिकार हो सकता है। ऐसा भोजन किसी काम का नहीं जिसमें हमारे लिए आवश्यक और उचित मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध ना हो। तो भोजन वही अच्छा है जिसमें उचित मात्रा में पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। भोजन में जो पोषक तत्व उपस्थित हैं वो अनेकों प्रकार के हैं, लेकिन उन्हें हमने मुख्य 6 भागों में बांटा है। इसमें सबसे पहले प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जिसे हम कार्बोज भी कहते हैं, उसके बाद वसा जिसे हम फैट कहते हैं, फिर विटामिन, खनिज लवण जिन्हें हम मिनरल्स कहते हैं और जल। जल भी एक पोषक तत्व है क्योंकि हमारे शरीर के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। इसके अलावा बच्चों, फाइबर्स जिन्हें कि हम रेशे कहते हैं, खाने योग्य रेशे, इन्हें भी पोषक तत्वों का दर्जा दिया गया है। रेशे भी हमारे शरीर के लिए अत्यधिक आवश्यक है। लेकिन वैसे जब हम वर्गीकरण करेंगे तो पोषक तत्वों की संख्या 6 ही मानी जाती है। पोषक तत्वों के वर्ग। अभी हमने देखा कि पोषक तत्व हमारे भोजन में 6 प्रकार के उपस्थित हैं, लेकिन इन 6 प्रकार के पोषक तत्वों को भी हमने इनके कार्यों के आधार पर वर्गों में विभाजित कर दिया है, जिसमें सबसे पहला वर्ग है ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व। ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व, ऊर्जा मतलब एनर्जी। बच्चों, आप सभी को पता होगा कि हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा यानी एनर्जी की आवश्यकता होती है। ये एनर्जी हमें भोजन के द्वारा ही प्राप्त होती है। लेकिन भोजन में ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जिसकी वजह से हमें एनर्जी सबसे ज़्यादा मिलती है या एनर्जी मिलती है? तो भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट या फिर कार्बोज हमें मुख्य तौर पर ऊर्जा देने का कार्य करता है। इसके अलावा जब कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो प्रोटीन अथवा वसा के द्वारा भी हमारे शरीर में ऊर्जा मिल जाती है। इसके बारे में डिटेल में हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे।
तो सबसे पहला वर्ग है ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व, जिन्हें हम एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। उसके बाद शरीर निर्माण एवं टूट फूट की मरम्मत करने वाले पोषक तत्व, जिन्हें हम बॉडी बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इसमें मुख्य तौर पर हमारा प्रोटीन ही आता है, साथ ही कैल्शियम फास्फोरस भी इसी में आते हैं, परंतु फिर भी मुख्य तौर पर प्रोटीन को ही हम बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट का दर्जा देते हैं। बच्चों, प्रोटीन हमारे शरीर की कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों, बाल, नाखून आदि सभी चीज़ों के निर्माण के लिए अत्यधिक आवश्यक है। उसके बाद तीसरा वर्ग है शरीर का रखरखाव एवं नियमन करने वाले पोषक तत्व या नियामक पोषक तत्व, जिनको हम बॉडी रेगुलेटरी एवं मेंटेनेंस न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। हमारे शरीर के अंतर्गत अनेकों क्रियाएं चलती रहती हैं। कुछ क्रियाएं हमें बाहर से नज़र आती हैं, जैसे श्वसन क्रिया है, हमें पता चलता है कि हम सांस ले रहे हैं। लेकिन कुछ क्रियाएं जो हमारे शरीर के अंदर हो रही हैं, जिनका हमें आभास नहीं होता, जैसे कि रक्त परिसंचरण प्रक्रिया है, पाचन की प्रक्रिया है। तो इन सभी क्रियाओं को सही ढंग से चलाने के लिए, हमारे बॉडी के, हमारे शरीर के रखरखाव के लिए, इन सभी के लिए जो पोषक तत्व आवश्यक हैं, उनमें मुख्य तौर पर विटामिन, खनिज लवण एवं जल आते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा 3 तत्व हो गए हमारे जितने भी 6 पोषक तत्व हैं, इनको हमने 3 वर्गों में विभाजित कर दिया: ऊर्जा देने वाले, शरीर निर्माण करने वाले एवं शरीर का रखरखाव करने वाले। तत्पश्चात पोषण। पोषण का अर्थ न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? शरीर के द्वारा भोजन को ग्रहण करना एवं शरीर के द्वारा उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। समझ आया बच्चों? हम भोजन को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करना ही केवल काफ़ी नहीं है, उस भोजन का हमारे शरीर में उपयोग भी होना चाहिए। तो ग्रहण करने से लेकर और भोजन के उपयोग होने तक की जो पूरी प्रक्रिया होती है, वो पोषण कहलाती है। शरीर में भोजन का पाचन तथा अवशोषण पोषण कहलाता है। पोषण विज्ञान की वह शाखा है जिसमें भोजन के पाचन, अवशोषण एवं शरीर के द्वारा उसके उपयोग का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार बच्चों, पोषण की ये 3 परिभाषाएं हैं, बहुत ही आसान हैं, इन्हें आप लर्न कर लीजिएगा। तो हमने देखा पोषण के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। भोजन एवं उसमें उपस्थित पोषक तत्व, मतलब पोषण के अंतर्गत भोजन आता है और उसमें उपस्थित पोषक तत्व आते हैं। उसके बाद भोजन को ग्रहण करना, उसका पाचन एवं उसका अवशोषण, मतलब हम मुंह से भोजन ग्रहण करते हैं, उसके बाद हमारे पेट में और छोटी आंत, बड़ी आंत में भोजन का पाचन एवं अवशोषण होता है। तो ये भी पोषण के अंतर्गत आता है। उसके बाद पोषक तत्वों की आपस में क्रिया एवं शरीर में क्रिया, मतलब जितने भी पोषक तत्व हैं वो आपस में भी क्रिया करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, और शरीर के साथ भी उनकी अलग क्रिया होती है। तो इस क्रिया को हम पोषण के अंतर्गत पढ़ते हैं, इसके अंतर्गत आता है। पोषक तत्वों का संवहन, अर्थात पोषक तत्वों का हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचना। जैसे ऊर्जा है, तो ऊर्जा हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक, प्रत्येक अंग तक पहुंच जाए, तो इसको हम कहते हैं पोषक तत्वों का संवहन। तो यह भी पोषण के अंतर्गत ही आता है। और शरीर के द्वारा पोषक तत्वों का उपयोग, और जब जहाँ पर हमारा पोषक तत्व पहुँचना होता है वहाँ पहुँच जाता है, तो उसके बाद वह हमारे शरीर में उपयोग हो जाता है। तो ये सभी क्रियाएं, ये सभी प्रक्रियाएं पोषण के अंतर्गत आती हैं। और जब यह सारा कार्य अच्छी तरह से संपन्न होता है, तभी हमारा शरीर पोषित होता है। पोषित होना मतलब हमारे शरीर की वृद्धि होना और हमारे शरीर का विकास होना। यहाँ एक बात समझने योग्य है
कि जब शरीर का पोषण सही होता है तभी हमारे शरीर की सही वृद्धि एवं सही विकास होता है। सही पोषण से ही शरीर का निर्माण होता है, रखरखाव होता है और उसकी सभी क्रियाएं सुचारू रूप से चलती रहती हैं। सही पोषण ही हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है। सही पोषण से ही हमारे शरीर को सही मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। तो अतः हम कह सकते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषण अति आवश्यक है। लेकिन अच्छा पोषण भी तभी संभव है जब हम अच्छा भोजन करेंगे। तो बच्चों, आपको अच्छे भोजन का महत्व भी पता चल गया होगा और पोषण का महत्व भी पता चल गया होगा। अब हम देखते हैं पोषण की अवस्थाएं, मतलब ये पोषण कितने प्रकार का होता है या इसकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, जिसको हम इंग्लिश में स्टेजेस ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। तो प्राणी जगत में पोषण की 2 अवस्थाएं देखी जाती हैं, जिन्हें हम सुपोषण अथवा कुपोषण के नाम से जानते हैं। पहली अवस्था होती है सुपोषण यानी गुड न्यूट्रिशन और दूसरी अवस्था होती है कुपोषण यानी माल न्यूट्रिशन। सुपोषण, सुपोषण का अर्थ है अच्छा पोषण। सु माने अच्छा और पोषण हम पढ़ ही चुके हैं, तो सुपोषण का अर्थ है अच्छा पोषण। अब सुपोषण क्या होता है, मतलब अच्छा पोषण कब होता है, कैसे हम पहचानेंगे कि हम सुपोषण की अवस्था में हैं या कुपोषण की अवस्था में हैं। तो सुपोषण वह अवस्था है जब मनुष्य के द्वारा संतुलित मात्रा में पोषक तत्व ग्रहण किए जाते हैं अथवा संतुलित आहार ग्रहण किया जाता है। तो जब हम संतुलित आहार ग्रहण करते हैं तो उसके फलस्वरूप क्या होता है, उसके फलस्वरूप पोषक तत्वों के उचित उपयोग से शरीर की वृद्धि एवं विकास सही होता है। क्योंकि हम संतुलित आहार ले रहे हैं, सही मात्रा में पोषक तत्व ले रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारा पोषण अच्छे से होगा और हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास उम्र के अनुसार सही होंगे। सभी शारीरिक क्रियाएं अच्छे से चलती हैं, व्यक्ति हष्ट-पुष्ट होता है और निरोगी होता है। व्यक्ति के जीवन में खुशी एवं प्रसन्नता रहती है। तो यदि हम अच्छा खाना खाते हैं तो हमारा शरीर सुपोषित रहता है। उसके पश्चात है कुपोषण। कुपोषण का अर्थ है बुरा अथवा खराब पोषण। कु का मतलब बुरा और पोषण आप जानते ही हैं। तो यदि भोजन में उपस्थित एक या एक से अधिक पोषक तत्व की मात्रा या तो आवश्यकता से कम होगी या आवश्यकता से अधिक होगी, तो हमारे शरीर में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इसी स्थिति को हम कुपोषण कहते हैं। बच्चों, ज़्यादा यदि आपने इससे पहले भी गृह विज्ञान के बारे में या कुपोषण के बारे में पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि कुपोषण के कहीं कहीं पर 3 प्रकार लिखे होते हैं कुपोषण के लिए, जैसे कि सुपोषण, अतिपोषण एवं न्यून पोषण, और फिर कुपोषण भी लिखा होता है। तो ये वाला वर्गीकरण सही नहीं है। कुपोषण के 2 ही प्रकार होते हैं, एक सुपोषण और एक कुपोषण। कुपोषण हमारा अतिपोषण भी हो सकता है और न्यून पोषण भी हो सकता है। मतलब अगर हम पोषक तत्व अधिक मात्रा में खाते हैं तब भी कुपोषित हो सकते हैं और यदि हम पोषक तत्व कम मात्रा में खाते हैं तब भी कुपोषित हो सकते हैं। तो पोषक तत्वों को अधिक अथवा कम मात्रा में लगातार कुछ समय तक खाने पर जो स्थिति पैदा होती है उसको हम कुपोषण की स्थिति कहते हैं। और इसके द्वारा इस कारण क्या होता है, इस कारण पोषक तत्वों का हमारे शरीर में अच्छे से उपयोग नहीं हो पाता, हमारे शरीर में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है और शरीर की वृद्धि, विकास एवं अन्य शारीरिक क्रियाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। हमारा शरीर कुपोषण का शिकार हो जाता है। तो कुपोषण के भी 2 प्रकार होते हैं, न्यून पोषण और अति पोषण। न्यून पोषण मतलब अंडर न्यूट्रिशन और अति पोषण मतलब ओवर न्यूट्रिशन।
इस चित्र में भी आप देख सकते हैं एक बच्चा जो न्यून पोषण का शिकार है, पतला दुबला है क्योंकि उसे अच्छे से खाने को नहीं मिल पा रहा, और दूसरा बच्चा जो बहुत ही मोटा है क्योंकि उसके शरीर में पोषक तत्वों की आवश्यकता से अधिक मात्रा है। तो दोनों ही बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। सबसे पहले न्यून पोषण मतलब अंडर न्यूट्रिशन। यह वह अवस्था है जब एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की लगातार कुछ समय तक हमारे शरीर में कमी बनी रहती है, और इसकी वजह से हमारा शरीर या तो बहुत ही दुर्बल हो जाएगा या फिर हमारे शरीर में कुछ कुपोषण से होने वाले रोग भी हो सकते हैं, जैसे कि एनर्जी, ऊर्जा की कमी से सूखा रोग हो जाता है जिसमें बच्चा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। इसको हम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कहते हैं। उसके अलावा स्कर्वी, रतौंधी, रिकेट्स आदि कुछ ऐसे रोग हैं जो कि पोषक तत्वों की कमी से होते हैं। तो इस अवस्था को हम न्यून पोषण कहते हैं। न्यून मतलब कम, पोषण मतलब पोषण, यानी कि कम पोषण, जिसकी वजह से हमारा शरीर दुर्बल हो जाता है। उसके बाद है अति पोषण। अति पोषण मतलब ओवर न्यूट्रिशन, ज़्यादा पोषण। यह वो अवस्था है जब शरीर में एक या एक से अधिक पोषक तत्व की लंबे समय तक अधिक मात्रा होती है। इसकी वजह से या तो हमारा शरीर बहुत अधिक मोटा हो जाता है या हमारे शरीर में पोषक तत्वों की अधिकता से होने वाले रोग भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए वसा अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, तो इन सब के कारण हमारे शरीर में मोटापा हो सकता है। उसके साथ ही कुछ पोषक तत्वों की अधिकता से हृदय रोग, डायबिटीज़ आदि रोगों के बनने का खतरा बना रहता है। तो यह अवस्था हमारी अति पोषण, जिसे हम ओवर न्यूट्रिशन कहते हैं। कुपोषण के लक्षण हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा शरीर सुपोषित है अथवा कुपोषित है? तो कुपोषण के कुछ लक्षण होते हैं। नंबर 1, शरीर का अत्यधिक दुर्बल होना अथवा मोटा होना। भार एवं लंबाई उम्र के अनुसार सही नहीं होगी या भार एवं लंबाई का अनुपात सही नहीं होगा। हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी। शारीरिक एवं मानसिक थकान एवं सुस्ती रहती है। नींद की कमी होगी एवं पोषक तत्वों की कमी या अधिकता वाली बीमारियां हमारे शरीर में हो जाती हैं। उसके बाद कुपोषण के कारण, मतलब वो कौन से कारण हैं जिसके वजह से शरीर कुपोषण का शिकार हो जाता है। इसमें सबसे पहला कारण है असंतुलित भोजन, यानी कि अगर हम संतुलित आहार नहीं ग्रहण करते तो हमारे शरीर कुपोषण का शिकार हो जाता है। भोजन में अनियमितता। अनियमितता मतलब कभी हम 6 बजे भोजन खा रहे हैं, कभी 8 बजे खा रहे हैं, कभी खा रहे हैं, कभी नहीं खा रहे, कभी बहुत अधिक मात्रा में ले रहे हैं, कभी बहुत कम मात्रा में ले रहे हैं। तो इन सब के कारण भी कुपोषण होता है। भोजन संबंधी अज्ञानता। कभी कभी मनुष्य या व्यक्ति इतना अज्ञान होता है कि उसे ज्ञात ही नहीं होता कि उसे कैसा भोजन करना है, जिस कारण शरीर कुपोषण का शिकार हो सकता है। अधिक या बहुत कम क्रियाशीलता। बच्चों, शरीर के लिए, शरीर को स्वस्थ रहने के लिए कार्य करना बहुत अधिक आवश्यक है, फिजिकल वर्क और मेंटल वर्क भी। तो यदि हम फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, यदि हमारा शरीर क्रियाशील नहीं है, तो हमारा शरीर कितना भी अच्छा भोजन हम ग्रहण करें लेकिन कुपोषण का शिकार हो जाएगा। प्रदूषित वातावरण। वातावरण के प्रदूषण से हमारा भोजन भी प्रदूषित हो रहा है और हमारा शरीर कुपोषण का शिकार हो रहा है। निम्न आर्थिक स्तर, यानी कि अच्छा भोजन, संतुलित आहार खरीदने के लिए यदि किसी व्यक्ति के पास आवश्यक धन की कमी है, तब भी शरीर कुपोषित हो जाता है। भोजन संबंधी गलत आदतें, मतलब बच्चों में, बड़ों में, किसी में भी भोजन संबंधी यदि गलत आदतें हैं, बहुत जल्दी जल्दी भोजन करते हैं या फिर बाहर का भोजन ज़्यादा करते हैं, घर का भोजन कम करते हैं या बासी भोजन करते हैं,
या भोजन को पकाते समय कुछ गलतियां करते हैं, तो ये सभी भोजन संबंधी गलत आदतें हैं जो यदि हमारे अंदर होती हैं तो हमारा शरीर कुपोषण का शिकार हो सकता है। इसके अलावा प्रदूषित भोजन, विषाक्त भोजन या भोजन में मिलावट, ये सभी चीज़ें भी कुपोषण का कारण होती हैं। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने पोषण, पोषण के प्रकार, पोषक तत्वों का वर्गीकरण, इन सभी के बारे में पढ़ा है। आगे की वीडियोज़ में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक आप चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।